गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। तो चलिए, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर होगा नागरिकता। किसका होगा? नागरिकता का। तो सबसे पहले आपका स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को फिर से गुड इवनिंग। ठीक है, आज हमारा चैप्टर जो है नागरिकता। क्या स्टार्ट होगा? नागरिकता। जो हमारा चैप्टर होगा नागरिकता का होगा। हम इसी क्लास में नागरिकता जो है, नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप पूरा वीडियो देखें। एक एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट इतना बेसिक से समझाऊंगा कि आपको फिर नागरिकता दोबारा कहीं से भी समझने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आ गई है। तो आप तैयारी अच्छे से करें, पूरा पढ़ें, पूरा सिलेक्शन लेके जाएं, सिलेक्शन अपना कंफर्म करें। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं। हमारा जो है क्लास एक ही क्लास में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की आने वाली है, जिसके लिए भी ये आपका क्लास फायदेमंद होगा। अभी तो आपका सामने है मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का जो भर्ती परीक्षा है, वो इसके बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो अगेन सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी को। सभी का स्वागत है चैंपियंस एकेडमी में। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की आने वाली जो क्लासेस होंगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर किया करें। ठीक है। और क्लास को शुरुआत से लेकर के अंत तक कंटिन्यू देखेंगे। एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझाया जाएगा। यदि आप स्किप करके देखते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा देख के छोड़ देते हैं तो आपको तकलीफ होनी है, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी है। आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, बाद में बोलेंगे सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे थे। तो इस विषय को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए, हमारा जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, इस वजह से टाइम टेकिंग ज़्यादा ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपसे चर्चा करने वाले हैं किसकी? तो हम चर्चा करने वाले हैं नागरिकता की। तो बताइए, भारत की नागरिकता क्या होती है? नागरिकता किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? नागरिकता। तो आप बताएंगे हमें कि नागरिकता क्या होती है। आप सभी को पता होगा कि नागरिकता क्या होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट डाल लेते हैं अपना, किसका? नागरिकता का। किसका पॉइंट डाल लेंगे? नागरिकता का। तो आप हमें बताएंगे कि नागरिकता एक्चुअली क्या होता है। सिटीजनशिप, भारत का जो सिटीजनशिप होता है वो क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो वो सब जो है अधिकार प्राप्त जिस व्यक्ति को होगा जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आई नागरिकता क्या होती है। नागरिकता वह होता है, कैसे पता चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो? तो आपको पता होने के लिए, भारत का नागरिक पता होने के लिए अभी तो बहुत सारे प्रावधान हैं। पहले तो आपका ये वोटर आईडी चला करता था। क्या? वोटर आईडी होता था। क्या होता था? वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ गया? अभी आधार कार्ड आ गया। आधार कार्ड हो गया, फिर पासपोर्ट हो गया। क्या हो गया? पासपोर्ट हो गया। जैसे बहुत सारे चीजें हैं, कार्डे हैं जिनको। और दूसरी चीज, ये सब तो क्या है, नागरिक होने के बाद बनते हैं। नागरिकता क्या होता है कि जैसे जो संविधान में लिखा गया है ना हमारे,
किसमें? संविधान में। संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं मैं वो आपको सब सारी चीजें बताऊंगा आगे। तो जो सारी चीजें लिखे गए हैं, जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं, वो सब यदि आप क्या रखते हैं, समस्त अधिकार जो है रखते हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। तो भारत का जो है नागरिक कहलाने के लिए जो संविधान में दिया गया है वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे आप? भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है भाई, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, इसको थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति की वह स्थिति, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त हो, स्थिति होती है जिसमें उसे उसे नागरिक के रूप में ये वे समस्त अधिकार प्राप्त हो जो संविधान में दिए गए हैं। क्या? जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं, संविधान में ऐसा लिख लेते हैं, संविधान में निर्धारित किए गए हैं, तभी वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक है। ये जो अधिकार होते हैं, ये अधिकार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अधिकार विदेशी किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तभी आप भारत का क्या कहलाते हैं? नहीं हो सकता। क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है। तभी आप क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब कुछ जो उपबंध है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, कि जो कुछ उपबंध है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि भारतीय संविधान के भाग 2 में ये नागरिकता किसमें दिया गया है? पहले तो हम नागरिक के बारे में जान लिए। ठीक है। भारत का जो नागरिकता दिया गया है, नागरिकता कौन से भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके आपके दिया गया है भाग, कौन से भाग में? तो भाग 2 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 2 में दिया गया है। अब भाग 2 में जो भारत की नागरिकता है, वो भाग 2 में कैसे उल्लिखित है उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंधित जो प्रावधानों का उल्लेख है वो दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो आपको जो भारत के नागरिकता के संबंध में जो उल्लेख दिया गया है वो किसमें दिया गया है? तो आपको आपको के कौन से उसमें मिल जाएगा? अनुच्छेद अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा? 5 से 11 तक। 11 तक क्या मिल जाएगा? जो है भारतीय संविधान में इसका नागरिकता का जो उल्लेख दिया गया है वो कहाँ से मिल जाएगा आपको? अनुच्छेद 5 से 11 तक। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। भारत में किसका प्रावधान है? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और आज भी आपसे बताऊंगा, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारत में जो है किसका प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत में एकल नागरिकता का क्या है?
एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रावधान। सर एकल नागरिकता क्या होता है? तो एकल नागरिकता मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि वो वह व्यक्ति किसी एक देश का नागरिक हो सकता है। क्या हो सकता है? एक देश का नागरिक हो सकता है, या तो भारत का होगा या भारत से बाहर का होगा। यदि वो भारत से बाहर का नागरिक है तो भारत में आने के लिए जो पहले जहाँ का नागरिक था उस नागरिकता को खत्म कराना पड़ेगा, जब जाके वो भारत का क्या बन पाएगा? नागरिक बन पाएगा। ठीक है, तो भारत में मतलब दो दो नागरिकता तो हो ही नहीं सकता कि वो विदेश का भी नागरिकता हो। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि वो उसका नागरिकता अमेरिका का भी हो और उसका नागरिकता कहाँ? भारत का भी बन जाए। ऐसा तो पॉसिबिलिटी हमारे भारत के संविधान में और भारत में नहीं है। ठीक है, तो भारत में, हमारे प्यारे से भारत देश में क्या है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको आपको ये हेडलाइन करके बता दिया है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भारत में कैसा नागरिकता है, कैसा नागरिकता चलता है। तो भारत में एकल नागरिकता चलता है। इसमें एक ही नागरिक हो सकता है। ठीक है, एक जगह एक देश का ही नागरिक हो सकते हैं, वो भारत देश का, ऐसा भारत का एकल नागरिकता का प्रावधान कहता है। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बता दूं आपको कि भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। क्या है? अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए क्या है, जो पूरा हमारा भारत देश है, इसके लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब आप समझे, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का क्या चलता है? प्रोग्राम चलता है। वहाँ दो दो जगह का नागरिकता हो सकता है। जैसे भारत से गए तो भारत का भी वो नागरिक रहेगा और अमेरिका का। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब आप अमेरिका का नागरिक बनेंगे तब। स्टेट व फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बताएं, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया कि एकल नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता क्या होता है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत में हमारे एकल नागरिकता का केवल प्रावधान है। ये अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। इसमें केवल संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है, जो एकल नागरिकता व्यवस्था है। ठीक है, अब आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 11 में नागरिकता के विषय में क्या कहा गया है, फिर हम आगे आगे चलते हैं। मैं आप बोलेंगे सर आप डायरेक्ट 11 बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देता हूँ कि अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम एक एक उसके बारे में क्या अनुच्छेद के बारे में 5 से लेकर के 11 तक डिस्कशन आपके साथ पूरे डिटेल में करेंगे। तो आप ध्यान से इस चीज को सुनेंगे कि अनुच्छेद 11 में क्या, अनुच्छेद यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 11। अनुच्छेद कौन सा? 11। बिल्कुल, अनुच्छेद कौन सा देख रहे हैं? 11। ठीक है, तो आपको हम बता दें अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के अर्जन, समातृत एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान है। ठीक है, अनुच्छेद 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या है, तो अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को क्या है, पूर्ण जो है क्या, नियम कानून चेंज करने की क्या है, जो नागरिकता के अर्जन, समामित्र है, जो समात्रित है, और जो नागरिकता संबंधी अन्य उपबंध है, जो उपबंध दिए गए हैं उनके जो उपबंध है उनमें परिवर्तन करने की क्या है, पूर्ण शक्ति है। जो नागरिकता संबंधी उपबंध है, संसद को नागरिकता, संसद को नागरिकता संबंधी उपबंधों में, उपबंधों में क्या है, परिवर्तन करने की क्या है, पूर्ण शक्ति है। परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति है।
तो भैया आपसे पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता संबंधी उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति है, तो वो आप बताएंगे क्या होगा। अनुच्छेद 11। क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, आप इसको याद रखेंगे। तो नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, आपको अंतर बता देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, एक एक चीज करके जो अधिनियम है नागरिकता वाला, उसको हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर कर दूं कि नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में क्या क्या अंतर है। तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद अनुच्छेद कौन कौन से, 15 है, 15 है, 16 है, 19 है, 19 के बाद एक कौन सा आता है, 29 आता है, 29 के बाद कौन सा आता है, 30 आता है, 30। ये जो है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। ये जो अनुच्छेद हैं, इनमें जो दिया गया है, ये केवल जो है, केवल किसके लिए है ये, तो केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। इनमें किसको दिया गया है, जो नागरिक होंगे, नागरिकों को जो नागरिक होंगे, नागरिक उनको जो है प्राप्त क्या है, इसमें प्राप्त अधिकार है। क्या प्राप्त अधिकार है, जो नागरिक होंगे उनका अधिकार किसमें है, ये अनुच्छेदों में है। कौन कौन से, तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है किसमें है, तो ये हमारे नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो है उनको, जो है नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, वो इसमें दिए गए हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है भाई। अब आता है हमारा, जो बाकी के अनुच्छेद आते हैं, जो यहाँ पर क्या है, नहीं दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद, मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे। अनुच्छेद में कौन कौन से बता दूं आपको, कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 14 है, 14 है, 20 है, 20 और 21 है। 20 के बाद कौन सा आएगा, 21 आएगा। 21 के बाद कौन सा आएगा, 21 ए है एक, कौन सा, 21 ए। फिर 22 आता है, 22 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद कौन सा आएगा, 24 आएगा, 24 के बाद कौन सा आएगा, 25, 26, 27 और 28। कौन सा, 28। तो ये जो अधिकार हैं, ये किनको प्राप्त हैं, तो ये जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त क्या है, जो विदेशी होते हैं उनको भी ये अधिकार भारत में आने के बाद, जो इस अनुच्छेद में, ये जो मैं अनुच्छेद आपको लिखवाए हैं, तो ये जो अनुच्छेद में उपबंध दिए गए हैं, ये किसके लिए, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ क्या है, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ, भारतीय नागरिकों के साथ साथ किसको, विदेशी नागरिकों को भी ये क्या होता है, भारत में यहाँ से अधिकार होता है, विदेशी नागरिकों को। ये सब हम अनुच्छेदों के बारे में आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। आप इस चीज के विषय में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। अभी हम क्या है, नागरिकता के बारे में क्या है, विशेष जो मेन हमारा धारणा है, उसको हम अभी समझ रहे हैं। आगे मैं ये सब चीज़ों के बारे में पूरा सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। आप बस क्लास को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जो एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, अभी पहले जो अनुच्छेद है, जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, उसके बारे में हम क्या कर लेंगे, आपसे डिस्कशन कर लेंगे। तो अनुच्छेद 15, सबसे पहले क्या आता है हमारा, अनुच्छेद 15 कौन सा आएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, कि हमारे जो भारत के नागरिक हैं, उनको किसके विषय में कहा गया है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 के बारे में आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या कहा गया है, धर्म, धर्म, मूल वंश, जाति, मूल वंश, जाति,
जाति के बाद क्या आता है? लिंग या जन्म स्थान। लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। क्या? विभेद निषेध। विभेद का विभेद जो करेगा उसका क्या होगा? निषेध होगा। विभेद का निषेध। विभेद का निषेध। ये चीज हमें किसमें दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है भाई। अब इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है अनुच्छेद 16 में? तो अनुच्छेद 16 में हमें दिया गया है कि जो लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है लोक नियोजन में? लोक नियोजन आप सभी समझ पा रहे होंगे कि लोक नियोजन में क्या दिया गया है। लोक नियोजन में ये शब्दों को आप बिल्कुल याद रखेंगे, ऐसे ही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। लोक नियोजन में अवसर की क्या? अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में जो है अवसर की क्या मिलेगा? समानता मिलेगा। अब क्या बोलते हैं हमारे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद कौन सा आता है? सॉरी, अनुच्छेद 19 आता है। कौन सा? 19 आता है, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। मैं छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ, आगे हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो अनुच्छेद 19 में बोला गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जो वाक स्वतंत्रता और कुछ विषयक हैं। वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की, अपनी भाषा रखने की, कहीं भी अपनी बात रखने की क्या है? स्वतंत्रता है। ये किसकी है? ये है हमारे जो भारत के नागरिक हैं। इसमें कहा गया है किसके बारे में? वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है? तो वाक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में करी गई है। अब आते हैं हम जो अनुच्छेद है। अनुच्छेद अगला आता है हमारा 29। कौन सा? 29। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के बारे में देखेंगे। इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अनुच्छेद है इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग, जो अल्पसंख्यक जो बहुत कम संख्या में लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग जो है अल्पसंख्यक लोगों के हितों अल्पसंख्यक लोगों के हितों के संरक्षण के बारे में कहा गया है। अल्पसंख्यक लोगों के हितों के संरक्षण। अल्पसंख्यक लोगों के हितों के संरक्षण के बारे में कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 29 में। अगला आता है हमारा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर आता है हमारा 30। कौन सा अनुच्छेद आता है भैया? तो अनुच्छेद आता है हमारा 30, जिसमें किसका बारे में कहा गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो, इनको क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थाओं में जो स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में क्या कहा गया है कि इनका जो अधिकार होगा वो इसमें होगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो पेन दूसरा ले लेते हैं, जो शिक्षण संस्थाओं में, किसमें? शिक्षण संस्थाओं में। इस चीज को बिल्कुल याद रखोगे कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोगों का जो वो दिया गया है, क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। किसमें? जो अधिकार दिया गया है शिक्षण संस्थाओं में, जो अधिकार दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो उसको आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व किसमें? प्रशासन के संदर्भ में। किसमें? प्रशासन के संदर्भ में क्या किया गया है? प्रशासन के संदर्भ में
अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। किसको? अल्प अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों का क्या किया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों का क्या दिया गया है? तो इसमें अधिकार दिया गया है। तो बिल्कुल इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे जो ये 15, 16, 19, 29 जो अनुच्छेद दिए गए हैं हमारे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। बताइए इतनी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा विदेशियों को जो मूल अधिकार प्राप्त है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्लास को अधिनियम की ओर, नागरिकता के अधिनियम की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद जो विदेशियों को प्राप्त अधिकार है। विदेशियों, यहाँ पे विदेशियों के विषय में लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। विदेशियों प्लस भारतीय नागरिक, विदेशियों प्लस भारतीय, दोनों को ये चीज प्राप्त है। किसको? विदेशियों को भी और भारतीय भारतीय नागरिक दोनों को, विदेशियों और भारतीय नागरिक दोनों को। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद आपका पहला आ जाएगा, कौन सा? तो यहाँ पे लिख देते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद किससे? 14 से। अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है वो भारतीय और विदेशियों को भी ये मूल अधिकार प्राप्त है, ये चीज दिया गया है। तो विधि के समक्ष समता, क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्या? विधि के समक्ष समता, क्या दिया गया है अनुच्छेद 14 में? तो विधि के समक्ष समता की बात किया गया है। ठीक है, तो जो विधि के समक्ष समता मतलब क्या होता है? जो नियम है, जो कानून है, उसके समक्ष जो समानता है वो किसको दिया गया है? जो कानून होगा हमारे, जो भारत का जो संविधान में कानून होगा वो किसके लिए होगा? वो विदेशियों के लिए भी उतना ही होगा जितना कि भारतीय नागरिकों के लिए होगा। तो ये चीज के विषय में कहा दिया गया है? तो आपको अनुच्छेद नंबर 14 पर दिया गया है। अब अनुच्छेद आता है हमारा अगला, अनुच्छेद आता है हमारा 20। कौन सा आता है? 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है, इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 20 में मैं आपको बता दूं, तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराध जो करेगा उसको दोष सिद्धि बराबर होगा, जो कि भारतीय नागरिकों को जो दोष होगा, जो मतलब कि जो जितना बड़ा दोषी होगा उतना बड़ा बाहर का जो विदेशी नागरिक होगा उसके लिए भी वही दोष सिद्धि होगा। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के जो संबंध में संरक्षण है तो वो किसमें दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारे अनुच्छेद नंबर 20 में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपराधों के अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि है वो दोनों के लिए है। वो किसके लिए? जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण, जो ये दोष सिद्धि का संरक्षण है वो आपको विदेशी और हमारे भारतीय नागरिक दोनों के लिए होगा। किसमें? अनुच्छेद 20 में। मैं आपको यदि समझा पाया हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास मजे आ रहे हैं और यदि आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे दोस्त जरूर शेयर किया करें ताकि हमें भी अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखें। तो ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं जो अनुच्छेद 21 है, तो अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है?
तो ये अनुच्छेद किस में दिया गया है? 21 में। क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो क्या है कि किसी का जो है भारत में कोई भी व्यक्ति हत्या नहीं कर सकता, वो अपने जीवन के लिए स्वतंत्र है, अपने देह अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्रता है। कोई किसी को यहाँ पे क्या प्रताड़ित नहीं कर सकता है, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो और चाहे हमारे भारत देश का व्यक्ति हो, किसी को कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता, किसी को कोई जानलेवा हत्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया है? तो ये हमारे नागरिकता के किस में आता है? विदेशियों और भारतीय नागरिकों के जो है, जो सभी का मूल अधिकार होता है। तो हमारे भारत देश में आपके प्राण के, अपने जीवन के, अपने शरीर का जो है क्या है? स्वतंत्रता है। इसके लिए आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता है। ये आपका किस में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 21 में। आप इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यदि आपको कोई प्रताड़ित करता है, आपका जानलेवा हत्या करने की प्रयास करता है या आपके शरीर को कोई चोट पहुंचाता है, तो उसके लिए हमारे अनुच्छेद 21 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में इसको केस कर सकते हैं कि आपको कोई प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। तो ये हमारा जो है मूल अधिकार है कि हमारे प्राण और हमारे दैहिक मतलब शरीर के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे वो विदेश का नागरिक हो, चाहे वो हमारे भारत का नागरिक हो। इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब अगला अनुच्छेद हमारा आता है कौन सा? 21A। ये अनुच्छेद 21 में ही जोड़ा गया अनुच्छेद है। कौन सा? अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A। ये कौन सा? अनुच्छेद 21A के बारे में हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो इसमें जो है कहा गया है, अनुच्छेद 21 में मैं आपको बता दूं ए में, इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार। क्या क्या कहा गया है इसमें? जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनके राइट्स क्या मिलते हैं हमको? तो इसमें राइट्स मिलते हैं हमको कि शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाएगा। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 21 में? ये सभी के लिए है, दोनों के लिए है ना। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दिया हूँ तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो शिक्षा का अधिकार, क्या? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार में मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया है कि जो 6 वर्ष से, कौन से? 6, हमारे अनुच्छेद में ही लिखा गया है शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, वर्ष की आयु के सभी, 6 से 14 वर्ष की आयु तक की सभी बच्चों को, सभी बच्चों को, बच्चों को क्या किया गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या किया गया है? निःशुल्क, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य मतलब इनसे कहीं भी, हमारे संविधान में ही लिखा गया है, अनुच्छेद ए में ये संशोधन करके लिखा गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये शिक्षा का जो अधिकार है वो 6 से जो 14 वर्ष का बच्चा होगा ना, उसको क्या किया जाएगा? जो सारे बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष के हैं उनको क्या किया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्यतः शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो 6 से 14 वर्ष मतलब कहा जाए तो 8वीं कक्षा तक का उनको क्या किया जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य, ताकि वो अपने नाम, गांव और पता के बारे में जान सके। इस वजह से इसको बेसिक शिक्षा मानते हुए ये शिक्षा सभी को देना अनिवार्य है, ऐसा हमारे संविधान में क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है मित्र, तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारा अगला अनुच्छेद कौन सा आता है। तो मैं बता दूं अगला अनुच्छेद आपका 22 आएगा। कौन सा? 22। जो हमारा अनुच्छेद 22 है ये भी दोनों के लिए है,
तो अनुच्छेद 22 के बारे में हम अब जानने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोधक का क्या किया जाएगा, खिलाफ संरक्षण किया जाएगा। जो गिरफ्तारी और निवारक निरोधक है, इसके खिलाफ क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं ये पॉइंट को कि क्या कहा गया है, कुछ मामलों में कुछ मामलों में किसका, गिरफ्तारी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोधक जो गिरफ्तारी है और निवारक निरोधक है, ठीक है, निवारक निरोधक के क्या किया जाएगा, के खिलाफ संरक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इनके खिलाफ संरक्षण किया जाएगा। ये कहीं में दिया गया है, तो ये हमारे अनुच्छेद 22 में, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है हमारा अगला अनुच्छेद नंबर कौन सा, तो अनुच्छेद 23 आता है। कौन सा आता है, अनुच्छेद 23 आता है। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बालात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अब आपको ये बात समझ में आई, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बालात बालात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। ये अधिकारों के बारे में क्या किया गया है, तो इसका निषेध किया गया है किसमें, अनुच्छेद 23 में। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस हमारे उसमें एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि बालाश्रम, आप समझ पा रहे होंगे, बालाश्रम मतलब आपके जो कितने 14-15 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई शहरों में रहते होंगे, तो आप जैसे शहडोल, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ पे आप देखे होंगे कि कई होटलों में क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को क्या रख लेते हैं, 100-50 रुपए का रोजी दे के, उनका जो रोज का पैसा 100 रुपए 50 रुपए दे करके उनको काम करवाने के लिए अपने होटलों में, कई दुकानों में, शॉप में क्या करते हैं, रख लेते हैं, जिससे उनकी शिक्षा ग्रहण करने में और बाकी चीज़ों में क्या आता है, गिरावट आता है, जो जिससे वो पढ़ नहीं पाते हैं, आगे की उनका दिमाग विकास नहीं कर पाता है। तो ये जो बालात श्रम है, जो नाबालिग लोग हैं, जो जिनको होटलों में, दुकानों में, कारखानों में काम करवाया जाता है, कम दाम पे काम करवाया जाता है, काम तो ये उतना ही करा लेते हैं लेकिन दाम क्या करते हैं, कम देते हैं। तो इस विषय में क्या किया गया है, हमारे अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 में क्या किया गया है, इसका निषेध किया गया है। और मानव के दूसरी बात आता है, इसी में क्या ऐड कर दिया गया है कि हमारे जो मानव के दुर्व्यापार है, दुर्व्यापार मतलब कि बहुत सारे दुर्व्यापार आते हैं, जैसे कि 2 नंबरी का धंधा करते हैं, जैसे कि कुछ देह का व्यापार करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं जो देह का अपना व्यापार करते हैं, ये सब किस में आते हैं, दुर्व्यापार में आते हैं। तो इसका निषेध किस में किया गया है, तो इसका निषेध हमारे अनुच्छेद नंबर 23 में किया गया भी है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से कई बार एमपीपीएससी में भी आया है, आपके व्यापम ने भी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा है। तो इसको अनुच्छेद नंबर 23 को आप याद रखेंगे कि बालात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 23 में क्या किया गया है, इसका निषेध किया गया है, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं, हमारा अनुच्छेद नंबर कौन सा,
अनुच्छेद नंबर आता है हमारा 24। कौन सा? 24। अनुच्छेद नंबर 24 में हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 24 है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जोखिम पूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। अब इसमें अनुच्छेद 24 में एक बार और कह दिया गया है कि पहली चीज तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बालात श्रम का निषेध किया गया है कि कोई बच्चों को क्या है काम नहीं करवा सकता है, केवल उनको किसके अनुच्छेद 21A के तहत उनको क्या किया जाए, केवल शिक्षा का अधिकार दिया जाए, जो कि वो केवल अपना पढ़ाई कर सके और कब तक 8वीं कक्षा तक केवल वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सके और स्वतंत्रता रूप से क्या कर सके, अपना पढ़ाई कर सके। तो अनुच्छेद 23 में यही चीज कहा गया है कि उनको केवल क्या कहा जाएगा कि बच्चों तुम लोग क्या करोगे, काम नहीं करोगे, तुम श्रम नहीं करोगे, तुम अभी कमाने नहीं जाओगे, क्या करोगे, अभी आप अनुच्छेद 21A के तहत क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। ये ऐसा अनुच्छेद ए में कहा गया है, ये सॉरी अनुच्छेद ए किसमें, ए 21A, अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि आप केवल क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप मेहनत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखा जाएगा कि अनुच्छेद 23 में इसका क्या किया गया है, जो बच्चों का श्रम है, जो परिश्रम है, जो मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं, इसका निषेध किया गया है कि बच्चे क्या करेंगे, अनुच्छेद 21 के ए के तहत क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत अनुच्छेद 23 के तहत नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब आता है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 भी इसी विषय में कहा गया है कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको जोखिम पूर्ण काम, क्या जोखिमपूर्ण कार्य, जोखिमपूर्ण कार्यों में, जोखिमपूर्ण कार्यों में और बाल श्रम में, जोखिमपूर्ण कार्यों में और बाल श्रम में क्या किया गया है, आदि का, बाल श्रम आदि का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में क्या किया गया है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा कठिन या फिर दुर्घटना वाला काम है तो उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका नाबालिग बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जोखिमपूर्ण कार्य। मैं आपको बता दूं बच्चों का कि जो जोखिमपूर्ण कार्य होता है, आप सभी जानते हैं कि जो नाबालिग बच्चा होता है उनके शरीर कमजोर होते हैं और वो क्या करते हैं, बाइक चलाने लगते हैं। बाइक चलाना भी क्या है, जोखिमपूर्ण कार्य होता है। कुछ बच्चे साइकिल में स्टंट करते हैं, कुछ बच्चे गाड़ी को लेकर के स्टंट करते हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो ये सब इनके क्या होते हैं, जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे कोई बहुत कंपनी होता है, जैसे कि ड्रग्स रग्स कभी कोई बिचवाता है, या फिर कोई बच्चों से क्या करते हैं कि उनको प्रताड़ित करके क्या करते हैं, भीख भीख मंगवाते हैं। कई शहरों में आप देखे होंगे। तो ये सब उनके जो है खतरा वाला काम जो होता है, ट्रैफिक में उनको भेज देंगे कि जाओ वहां पे भीख मांगो, पैसे मांगो। ऐसे कुछ ग्रुप बना लिए होते हैं, इनमें जो कार्य करते हैं उनको क्या कहा गया है, अनुच्छेद 24 के तहत क्या किया गया है, निषेध किया गया है। इनके तहत जो ऐसा करवाते हैं तो इनके पीछे कार्यवाही भी किया जा सकता है। ये हमारे अनुच्छेद नंबर 24 में ऐसा कहा गया है। तो आपको आए क्वेश्चन में कि जोखिमपूर्ण कार्यों से जो बाल श्रम है और निषेध किया गया है, बाल श्रम और निषेध किया गया है किसमें, बाल श्रम, जोखिमपूर्ण बाल श्रम कार्यों में जो निषेध किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 24 में क्या किया गया है, बाल श्रम और जोखिमपूर्ण कार्यों का निषेध किया गया है। और जो हमारा बालात श्रम है, जो बच्चों से मेहनत कराने का है, और मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब मैंने आपको बता दिया है कि दुर्व्यापार क्या क्या चीज होते हैं। जो गंदे धंधे होते हैं उनको कुल मिला के क्या कहा जाता है, दुर्व्यापार। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में लेंगे, जो गंदा धंधा होता है, जो खराब धंधा होता है, जो बेकार धंधा होता है, जो पब्लिक को अच्छा नहीं लगता, जो पब्लिक के लिए हानिकारक है, ये जो व्यापार होते हैं इनको क्या कहा गया है, दुर्व्यापार कहा गया है। इनका निषेध किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 23 में किया गया है। क्या आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? यदि आपको क्लास में मजे आ रहे हैं तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पूरा सभी को शेयर कर दें जाकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास को देखें तो हमें आनंद आए आपको इसी तरह जुनून से पढ़ाने का। ठीक है दोस्त,
तो आपको ये चीज अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने अनुच्छेद 25 से 28 तक। काहे में चलते हैं? अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से 28 किसको देख लेते हैं हम? अनुच्छेद 25 से 28 को हम देखते हैं। तो इसमें कि ये क्या बताया गया है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों बहनों? इसमें बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताएं, इसमें क्या बताया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बताया गया है इसमें? तो इसमें बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता है कि इसमें जो धर्म के हैं, जो समुदाय के लोग हैं, अपने धर्म के हिसाब से अपना साधना कर सकते हैं, अपनी पूजा अर्चना, अपनी धर्म की सिद्धि कर सकते हैं। ये किसमें है? अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें क्या किया गया है? बताया गया है कि हर धर्म का, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, चाहे वो कोई भी विशेष उससे धर्म से हो, वो अपने स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार रखता है। ये हमारे भारतीय संविधान में ऐसा अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक दर्शाया गया है। जब मैं अनुच्छेदों के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, जब मैं धर्म की स्वतंत्रता के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, तो मैं आपको इस विषय में और डिटेल में बताऊंगा कि कौन से धर्म में कैसा क्या अधिकार दिया गया है। तो इस चीज के विषय में हम आगे जानेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद नंबर 25 से 28 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 क्या है? तो 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है हमारे खुद का। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक नोट करके बता दूं आपको थोड़ी सी बात, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हमारा जो है देसी विदेशी सभी का जो है अधिकारों के बारे में, नागरिकता के बारे में क्या कर लिए हैं? डिस्कशन कर लिए हैं। अब आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है एक, कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को क्या होता है? प्राप्त होता है। अभी हमारा जो है नागरिकता की बात चल रही है, इसीलिए इसमें क्या कर रहे हैं हम? छोटी छोटी बातों को थोड़ा नागरिकता के विषय में ध्यान रखेंगे, बाकी आगे हम क्या करेंगे? पूरे चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नोट में हम आपको लिखवा देते हैं, तो आपको ध्यान रह जाएगा। तो लिखिएगा, आप हमारे साथ लिखते भी जाया करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ में लिखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी नोट्स भी बन जाया करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लोकसभा किसमें? मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा। ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। क्या करेंगे? निर्वाचन। तो ये निर्वाचन हेतु किसको प्राथमिकता, इसको निर्वाचन हेतु किसको सदस्यता का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? संसद एवं, यहां बता दूं, संसद एवं राज्य विधानमंडल। क्या? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्वारा सदस्यता का अधिकार किसको है? तो केवल भारतीय नागरिकों को है। किसको? भारतीय, भारतीय नागरिकों को ये अधिकार विदेशियों को बिल्कुल नहीं है कि जो अपने लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन के सदस्य और जो है
लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन भारत से बाहर विदेशी लोगों को भी ये अधिकार दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदेशियों को बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक कलर में बता देता हूँ विदेशियों को नहीं है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और बता दूं आपको, नागरिकता के विषय में है तो थोड़ा सा नागरिकता के बारे में एक पॉइंट और आप जान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि जो हमारे, अगला स्लाइड ले लेते हैं, ये कौन सा है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा आप इसको ध्यान करेंगे। हम्म, तो किसको नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल के भारतीय नागरिकों को क्या है, ये अधिकार भारतीय नागरिकों को संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा सदस्य जो है किसको, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सदस्यता जो है किसको, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, निर्वाचन करने की, कहाँ की, लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचन की। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और कौन होता है, तो जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। और कौन होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बाद कौन होते हैं, महान्यायवादी, कौन, महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी के बाद कौन आता है, तो महान्यायवादी के बाद राज्यपाल, राज्यपाल, महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता। ये जो होते हैं, जैसे ये सब जो मैं बताए आपको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एससी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाअधिवक्ता, जैसे ये पोस्ट होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, इनमें क्या होते हैं कि इनमें ये जो प्रमुख पोस्ट होते हैं, जितने ये मैं बताए आपको, ये प्रमुख पोस्टों पे कौन होते हैं, तो ये प्रमुख प्रमुख पदों पर कौन होंगे, तो जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत का नागरिक होगा वही इस पद पर क्या होगा, चयनित होगा, इसी ये पद पर नियुक्त होगा। तो आपको समझ में आया, जो भारत का नागरिक होगा वही क्या होगा, नियुक्त होगा, क्या होगा, नियुक्त होगा। तो क्या आपको बात समझ में आई कि भारत का नागरिक नियुक्त के, जो भारत का नागरिक होगा नियुक्त के पात्र बनेगा। ठीक है, जो भारत के बाहर से जैसे विदेश के लोग होंगे तो वो नियुक्त के पात्र बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही है? यदि आपको बात समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ के क्लास को शेयर करें, और पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और क्लास को जरूर शेयर किया करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की क्लासेस आपको इसी तरह से मिलता रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा ढूंढने में। यदि आप पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में आपको सारे सारे पुराने क्लासेस जो है आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, और जो सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं वो भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट से सारे सब्जेक्टों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार सर्च जरूर करें कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या चल रहा है, वो आपको जानकारी वहीं से मिलेगा। बिल्कुल दोस्त,
तो चलते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं हमारे अधिनियम द्वारा नागरिकता। क्या देखने वाले हैं? अधिनियम द्वारा नागरिकता की क्या क्या अधिनियम में कौन कौन सा नागरिकता आया। अधिनियम द्वारा नागरिकता क्या देखेंगे? अधिनियम द्वारा क्या नागरिकता देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको अधिनियम द्वारा नागरिकता जो है इसको थोड़ा सा अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अपन जो अधिनियम द्वारा नागरिकता है, तो इससे पहले हमारा कौन सा आता है, तो हम आपको बताए थे कहाँ से कहाँ तक कि अनुच्छेद 5 से लेकर के कहाँ तक 11 तक क्या किया गया है, बताया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, कहाँ से? 5 से 11 तक क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में जो प्रावधान दिया हुआ है, उल्लेख दिया हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्त, तो अब हम अपने क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, इसको दूसरे कलर में कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। अनुच्छेद कहाँ से? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 तक, कहाँ तक? 5 से 11 तक क्या किया गया है? इसके नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक अनुच्छेदों के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 5। पहले क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ में के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, वह भारत का नागरिक होगा। इनमें निम्न में से कम एक पूरी करता हो। मैं इसके भारत नागरिकता होने का वो बताऊंगा कि कौन कौन से नियम हैं, जो शर्तें हैं, उनमें से कोई सा एक यदि पूरा करता हो तो वो भारत का नागरिक होगा। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 5 के अनुसार बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के संविधान में प्रारंभ समय से, क्या प्रारंभ समय से, जब भारत का क्या हुआ, संविधान बना, उससे पहले से ही क्या कर रहा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, वह का क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिखवाऊं या आपको समझ में आ गया है? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखवा देता हूँ कि यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जो है 5 के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत में मैं छोटा सा लिखवा देता हूँ, जो व्यक्ति प्रारंभ से रह रहा हो, कब से? प्रारंभ से रह रहा हो, क्या? प्रारंभ से रह रहा हो, वह क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक होगा। रह रहा हो वह भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टार्टिंग से पहले से भारत में रह रहा है, वह क्या होगा? प्रारंभ समय से जो रह रहा हो, वह क्या होगा? भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल उसको आपको समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। मैं एक चीज बता देता हूँ कि इसमें कम से कम दो कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ, उसमें से कोई एक सा भी यदि जो मतलब कहा जाए तो कोई एक सा भी फॉलो करता होगा बातों को, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, कुछ पॉइंटे लिखवाता हूँ, उसको ध्यान देंगे कि वह भारत का राज्य में जन्मा हो, उस ये कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत में क्या हो, जन्मा हो, वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 5 में। क्या हो? भारत में जन्म लिया हो, भारत में जन्मा हो, भारत
भारत के राज्य क्षेत्र में, ऐसे लिख लेते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो, जन्मा हो, क्या हो, जन्मा हो, तो वह क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरी बात क्या आता है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। क्या जो भी व्यक्ति है उसके माता पिता में से, माता या पिता में से कोई भी एक, कोई भी एक भारत में क्या हो, जन्मा हो, भारत में क्या हो, जन्मा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे आपका या फिर किसी का माता पिता कोई भी एक भारत में यदि जन्मे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिकता होने का क्या होगा, हक होगा, आप भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। और वह और क्या, तीसरी पॉइंट में बता देता हूं कि वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो। तो हमारे जब संविधान बन रहा था उससे यदि 5 वर्ष पहले से ही, जैसे जब हमारा संविधान बना है तब से 5 वर्ष पहले से यदि वह व्यक्ति क्या किया हो, भारत में यदि रह रहा हो, साधारण तौर पर रह रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। बताएं क्या इतनी बात आपको समझ में आया। 5 संविधान लागू होने के, यहाँ पे लिख देता हूं कि संविधान लागू लागू होने के 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले, पहले से ही, कैसे, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, या ऐसा कह सकते हैं कि पहले से साधारण तौर पर, क्या साधारण, ज्यादा उटपटांगी न रहा हो, साधारण तौर पर भारत पर रह रहा हो, साधारण तौर पर क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो, क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो, तब वो क्या कहलाएगा, हमारे भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। ये अब इनमें से मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको 3 पॉइंट लिखवाया हूं, ये 3 पॉइंट में से कोई एक भी यदि वह व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो वो अनुच्छेद 5 के तहत क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको इतनी बात अनुच्छेद 5 में आपको क्या याद रखना है कि भारत में जो व्यक्ति प्रारंभ से रह रहा हो नागरिकता कहलाएगा। क्या, प्रारंभ से रह रहा हो, प्रारंभ से रह रहा हो वह क्या कहलाएगा, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। बताएं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारा अगला अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद कौन सा आता है, तो हमारा अगला अनुच्छेद आता है 6। अगला हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 6वां। इसको आप ध्यान से ध्यान देंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो अनुच्छेद 6 के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। प्रव्रजन करने वाले मतलब जो भारत से भारत और जब पाकिस्तान का क्या हुआ, बंटवारा हुआ, तो क्या हुआ होगा कि कुछ लोग भारत वाले जो पाकिस्तान चले गए होंगे, पाकिस्तान में मतलब फंस गए होंगे, जिसको क्या करना होगा कि जो कुछ समय रहने के बाद जो पाकिस्तान से क्या है, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं हमारे प्यारे भारत देश में, तो उनको जो है भारत में जो नागरिकता दिलाने का जो अधिकार देता है और जो नियम बताता है वो कौन सा बताता है, तो हमारा अनुच्छेद नंबर 6 बताता है। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के क्या बताता है, नागरिकता, और पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। जो पाकिस्तान में चले गए रहे होंगे, पहले क्या किए होंगे, पाकिस्तान चले गए होंगे, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ होगा, और जब वहां पाकिस्तान चले गए, अब उनको क्या हो रहा है, पाकिस्तान जम नहीं रहा है, तो पाकिस्तान जब जम नहीं रहा है तो वो क्या करना चाहते हैं, पुनः अपने भारत में आना चाहते हैं। तो उनके जो है
क्या नागरिकता के विषय में उपबंध किसमें दिया गया है, तो वो अनुच्छेद नंबर 6 में दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप इसको ध्यान देंगे और यदि आप नोट बना रहे हैं तो उसको लिखते भी जाएंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं एग्जाम्स में, तो ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, तो इसमें मैं बता दूं, भारत से जो पाकिस्तान से सॉरी पाकिस्तान से पाकिस्तान से पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजन पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन प्रवर्जन प्रवर्जन का मतलब समझ में आ गया। प्रवर्जन मतलब आने जाने वाले लोग। प्रवर्जन करने वाले प्रवर्जन करने वाले प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता कुछ व्यक्तियों कुछ व्यक्तियों के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के जो अधिकार हैं, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार तथा पाकिस्तान से इसको क्या कहा जाता है, प्रवर्जन करके इसका जो अधिकार दिया है, इसको हम एक भाषा में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से, दूसरे पेन से लिख देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा कि पाकिस्तान से प्रवर्जन करके क्या प्रवर्जन करके प्रवर्जन करके पाकिस्तान से प्रवर्जन करके आए व्यक्तियों की क्या बनाता है, आए व्यक्तियों की नागरिकता को क्या बताता है, आए व्यक्तियों की नागरिकता को क्या करते हैं, इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें नागरिकता को दर्शाते हैं। जो पाकिस्तान से प्रवर्जन करके आए व्यक्ति हैं, जो पहले पाकिस्तान में फंस गए थे या पाकिस्तान में अपने इच्छा से चले गए थे, अब उन व्यक्तियों को क्या है, पाकिस्तान में रहने का मन नहीं कर रहा है, पाकिस्तान उनको जम नहीं रहा है, उनको तो भारत ही अच्छा लग रहा था और उनको फिर से भारत में आना है। तो उनके लिए जो नागरिकता बनाता है वो कौन सा अनुच्छेद बनाता है, तो उनके लिए अनुच्छेद 6 में उपबंध दिया गया है। इसको आप विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 6 क्या है। अनुच्छेद 5 को मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत में स्टार्टिंग से, प्रारंभ से, अनुच्छेद जो संविधान बनने के 5 वर्ष पहले से जो साधारण रूप में रह रहे व्यक्तियों को अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता दर्शाई गई है। और एक चीज ये जो कुछ इसके पॉइंट मैंने बताए थे, जैसे कि वो भारत में जन्मा हो या कि उसके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मा हो, तो उनको क्या किया जाएगा, भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। ये क्या कहा गया है, ये अनुच्छेद नंबर 5 में ये सब बातें कही गई है। अब अनुच्छेद 6 में आता है, तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले, मतलब जो पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, अब उनको क्या है, पाकिस्तान क्या है, उनको जम नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, अब पुनः वो भारत वापस आना चाहते हैं। तो जब उनको भारत वापस आना चाहते हैं, तो इसके नागरिकता का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 6 में। या फिर पहले जो भारत के एक चीज इसमें यह भी कहा गया है अनुच्छेद 6 में कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब जब बंटवारा के दौरान वो व्यक्ति कहाँ पे, पाकिस्तान पे चला गया है, और उसको तो रहना कहाँ था, अपने भारत देश में ही रहना था, तो उस व्यक्ति को भी भारत में नागरिकता देने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 6 में है। क्या बात आपको समझ में आई, आपको बात अच्छे से जम गई है? यदि जम गई है तो लाइक करें और आप बता दें मुझे कि सर बात समझ में आ रहा है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आप सभी को वैसे समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रवर्जन करके आए जो व्यक्ति हैं उनको नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। मतलब कि सारे व्यक्तियों को तो अब नहीं दे सकते। अब जो अभी व्यक्ति है वो बोलेगा
कि सर हमको जो है कहाँ रहना है, भारत देश में रहना है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर व्यक्ति को भारत में क्या है, नागरिकता मिल जाएगा। इसमें भी कुछ शर्तें रखे गए थे कि कौन से व्यक्ति जो है भारत में कब कब तक आ सकते हैं। तो ये भी अपने क्या किया गया था, अनुच्छेद 6 में क्या किया गया था, बताया गया था। तो वो व्यक्तियों को मैं बता दूं तो वो कौन थे, जो 19, दूसरे कलर में लिख देता हूं, जो 19 जुलाई, कब, 19 जुलाई, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। कब, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। इनको क्या किया जाएगा, इनको नागरिकता दिया जाएगा, बिल्कुल इनको दिया जाएगा। तथा दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, 19 जुलाई 1948 की तिथि महत्व यह है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास की अनुमति की पत्र की प्रणाली क्या की गई थी, शुरू की गई थी। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे तथा जो 19 जुलाई 1948 के भारत आए हैं, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत क्या किए हैं, भारत आए हैं, भारत आए हैं। इनको क्या किए गए हैं, इनको क्या किए गए हैं, नागरिकता दिया गया है। 1919 जुलाई 1948 की बात हम समझ लेते हैं कि 19 जुलाई 1948 को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई जो है 1948, 19 जुलाई 1948 ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसकी महत्व क्या है। तो इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की क्या की गई थी, जो है यहाँ जो है क्या किया गया था, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से क्या, पाकिस्तान जाने वाले, और पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत आने वाले, कौन, भारत आने वाले जो व्यक्ति थे, इनके लिए क्या किया गया था, अनुमति पत्र की, जो 19 जुलाई 1948 था, इस समय इस डेट पर क्या किया गया था, अनुमति पत्र। इसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, अनुमति पत्र की क्या की गई थी, अनुमति पत्र की घोषणा की गई थी कि वो व्यक्ति जिनको आना जाना है, भारत से पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तान से भारत आना है, तो इसके अनुमति पत्र की क्या की गई थी, तो घोषणा की गई थी। कब, 19 जुलाई 1948 को। इसलिए ये जो 19 जुलाई 1948 है, ये मेन महत्व रखता है अनुच्छेद नंबर 6 के लिए कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले या पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को अनुमति पत्र दिया जाएगा और उसी अनुमति पत्र के द्वारा क्या किया जाएगा, हमारे जो है इसमें अब आगे बताते हैं हम जो अनुच्छेद नंबर 7 है। अनुच्छेद नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 7 की। कौन सी, अनुच्छेद नंबर 7 की बात पे आते हैं कि अनुच्छेद नंबर 7 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद नंबर 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो, ठीक है। जो अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है कि जो व्यक्ति 1947 जो है, मार्च 1947, कौन सा समय मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि जो व्यक्ति मार्च 1947, कौन सा, मार्च 1947 के समय के बाद जो है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की ओर क्या किया गया है, प्रव्रजन कर लिया हो, मतलब भारत से पाकिस्तान चल दिया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्या किया जाएगा, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब आप हमारी बात को समझे, जो मार्च 1947 के बाद जो है भारत से पाकिस्तान में गया है,
उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसकी नागरिकता के संबंध में वह नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? यहाँ पे समझाया गया है, ऐसा कहा गया है संविधान में कि जो मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत छोड़ करके पाकिस्तान चला गया है, वो पाकिस्तान में प्रव्रजन कर गया है, पाकिस्तान में रहने गया है, ठीक है, इसके बाद जो है वह व्यक्ति पुनः क्या करना चाहता है, वो गया तो सही, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि वो तो चला गया, लेकिन उसको क्या भारत ही जम रहा है, उसको पाकिस्तान तो जम ही नहीं रहा है। अब जब पाकिस्तान उसको नहीं जम रहा है और वह व्यक्ति पुनः क्या करना चाहता है, हमारे भारत में आना चाहता है, तो उसके जो अनुच्छेद 6 के अनुसार जो कौन सा 19 जुलाई 1948 वाला जो नियम है, कानून है, जो 1948 वाला जो अनुमति पत्र है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसको जो है भारत में क्या किया जाएगा, नागरिकता देने का अधिकार दिया जाएगा। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। यदि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया, ऐसा नहीं है कि उसको अनुमति पत्र तुरंत मिल जाए, उसको नियम जो पंजीकरण है वो आएगा। जैसे आज आया है पाकिस्तान से, बोलेगा मुझे भारत में रहना है और उसका पंजीकरण कर दिया जाए, उसको भारत का नागरिक बना दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसको 19 जुलाई 1948 वाली बात याद रखना होगा कि जो हमारे 19 जुलाई 1948 में जो नियम बने थे अनुच्छेद 6 के अनुसार, ये जो मैं आपको बताया हूं यहाँ पे प्रवर्जन वाला, जो 19 जुलाई 1948 वाला जो है अनुमति पत्र है, जो घोषणा पत्र है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इनको कम से कम भारत यदि आए हैं वापस पाकिस्तान से तो पहले 6 महीने इनको क्या करना होगा, इत्मीनान से रहना होगा। जब 6 महीने ये इत्मीनान से भारत में रह लेंगे, इसके बाद ही इनके बारे में क्या किया जाएगा, पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया जाएगा। तभी ये क्या करेंगे, भारत की जो है प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को ऐसे नागरिकता के अधिकार मिले हैं। वो किससे मिले हैं, तो वह अनुच्छेद 7 से मिले हैं। क्या बताओ, आपको बात जम रही है? यदि जम रही है तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करते जाएं। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को, हमारे द चैंपियंस एकेडमी के इस चैनल को क्या करेंगे, आप सभी का स्वागत तो है ही, लेकिन इसको सब साथ में सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे की क्लासेस क्या है बराबर नोटिफिकेशन के थ्रू क्या है आपको मिलता रहेगा। तो आपको इसी तरह से इंटरेस्ट के साथ पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आनी है। ठीक है, अब हमें क्या है, अनुच्छेद 7 के बारे में समझ में आ गया, तो क्या इसको लिखवाना भी आवश्यक है? मैंने यहाँ बता दिया है आपको। चलो इसको लिखवा भी देता हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो 19 सॉरी जो मार्च 1947 के बाद, यहाँ लिखवा देता हूँ, के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए प्रवर्जन कर लिया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। नहीं समझा जाएगा। भारत का नागरिक
नहीं समझा जाएगा। ठीक है। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटना चाहता है, किंतु वह स्थायी रूप से भारत लौटना चाहता है, लौटना चाहता है, लौटना चाहता है, तो उसे पहले कितना, उसे पहले कितना 6 माह भारत में क्या करना होगा, रहना होगा। इसके बाद 6 माह रहने के बाद अनुच्छेद अनुच्छेद 6 के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, जो 19 जुलाई 1948 वाला, जो 19 जुलाई 1948 वाला जो प्रावधान है, जो 19 जुलाई 1948 वाला प्रावधान के तहत क्या किया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी। क्या की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। बताइए, आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा 7 के बारे में। अब चलिए भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। तो अगला स्लाइड लेते हैं अपना, अगला पेज में हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 8 के विषय में। तो अनुच्छेद नंबर 8 में अब क्या कहता है, इसको देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, अब इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या क्या कहा गया है कि उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है। हमारा जो अनुच्छेद 8 है, ये उन व्यक्तियों का उपबंध करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, परंतु वे भारतीय मूल के हैं, परंतु वे भारतीय मूल के हैं। बताइए, ये समझ में आई बात? तो थोड़ी जमी नहीं सर, कैसे आप बता दिए, थोड़ा डिटेल में समझाएं तो हमको समझ में आए। बिल्कुल, हम डिटेल में आपको समझाते हैं। आपको ऐसा समझना है कि जो व्यक्ति, जब हमारे भारतीय संविधान जो है क्या कर रहा था, बन रहा था, जब भारतीय संविधान लागू हो रहा था, उस समय पर क्या थे, जो व्यक्ति भारत के निवासी नहीं थे, उस समय पर क्या है, भारत में निवास नहीं थे, लेकिन वह भारतीय मूल के थे, वो भारत के थे, लेकिन वो जब संविधान बन रहा था, जिस समय हमारा संविधान तैयार हो रहा था, जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस समय वो क्या थे, भारत के, भारत में नहीं रहे हैं, वो भारत से कहीं बाहर रहे, लेकिन है तो वो भारत के। तो ऐसे लोगों के बारे में जो है हमारे किस में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 8 में दिया गया है। इसके अनुसार, जो हमारे अनुच्छेद 8 है, इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वह वर्तमान अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भाषा में भारत में हुआ था, तथा वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये बिल्कुल निसंदेह है। यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक जो परिषद के प्रतिनिधित्व के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाएगा। ये हमारे किसमें, अनुच्छेद नंबर 8 में ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको बात समझ में आई, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान देंगे कि ये अनुच्छेद 8 में हकीकत में क्या लिखा गया है। तो हमारे अनुच्छेद में उन व्यक्तियों की नागरिकता लिखा गया है, किनकी, उन व्यक्तियों की नागरिकता, उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहा गया है जो व्यक्ति संविधान के लागू होने के समय, जो व्यक्ति संविधान के लागू के समय क्या थे, जो व्यक्ति संविधान के लागू के समय क्या थे, भारत पर नहीं थे, क्या थे, भारत में नहीं थे, पर वो व्यक्ति क्या थे, भारत के तो मूल थे, भारतीय मूल थे, क्या थे, भारतीय मूल के तो थे, भारतीय मूल मतलब भारत के तो पहले के रहने वाले तो थे, वो क्या थे, भारतीय मूल के तो थे, लेकिन वो क्या थे,
भारतीय संविधान लागू के समय जो है, जो भारत का संविधान लागू हो रहा था उस समय पर क्या थे, वो व्यक्ति भारत पर नहीं थे। ठीक है, वो कहीं और देश में रहे होंगे, लेकिन वो भारतीय मूल के तो होते हैं ना, जो भारतीय मूल के तो थे। तो ऐसे जो उपबंध है वो किस में दिया गया है, हमारे अनुच्छेद नंबर 8 पर दिया गया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जैसे उस व्यक्ति के जो है, कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति क्या है, मैं यहाँ पे अब बताता हूँ आपको डिटेल में, कि मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है, भारत में जन्मा हो, क्या हो, भारत में जन्मा हो, या फिर उसके माता पिता जन्मे हो, माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, या उसके दादा दादी क्या हो, दादा दादी जो है भारत में जन्मे हो, या फिर उसके नाना नानी जो है जन्मे हो, क्या, नाना नानी, नाना नानी क्या हो, उसके जो है भारत में जन्मे हो, या फिर उसके क्या बता दें आपको कि, या फिर क्या वो व्यक्ति जो है, या ये सब ये क्या हो, ये जो है भारत के हो, भारत में क्या हो, इनमें से कोई एक का जो है भारत में क्या हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा, जन्म हुआ हो, जन्म हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। बताइए, आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आया होगा, जन्म हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर अपना आता है भारत शासन अधिनियम, कौन सा आता है, इसको ध्यान देंगे, क्या आता है हमारा, भारत शासन अधिनियम, क्या आता है, भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के से क्या हुआ हो, परिभाषित हुआ हो, द्वारा क्या हुआ हो, 1935 द्वारा परिभाषित हुआ हो। परिभाषित मतलब इस नियम के अनुसार वह आता हो, परिभाषित हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर वह व्यक्ति हुआ हो तथा क्या है, वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है। मान लीजिए वह व्यक्ति क्या है, कहाँ रह रहा है, वह व्यक्ति किसी अन्य देश पर रह रहा है और वह भारत का नागरिक लेकिन क्या होगा, समझा जाएगा। मान लीजिए कि इनके जो है माता पिता, जब वह जन्मा हो भारत, वह खुद जन्मा हो भारत में, या फिर उनके माता पिता या दादी नानी या फिर नाना नानी ऐसे जो है ये भारत में जन्म लिए हो, तो वह क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर भारत शासन के अधिनियम द्वारा वह परिभाषित व्यक्ति हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और वह यदि वह आमतौर पर अभी कहाँ रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो भी वह क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ में आया होगा। तो वह मैं लिख देता हूं, तो वह व्यक्ति भारत का वह व्यक्ति भारत का नागरिक वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये किस में लिखा गया है, तो यह लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 8 पर। क्या है, आपको अनुच्छेद नंबर 8 अच्छे से याद हो गया है? तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो गया होगा। भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किसमें है, हमारे भारत में है। तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अनुच्छेद नंबर 9 की ओर लेके चलता हूं। तो अनुच्छेद 9 की ओर अपन चलते हैं और इसके बारे में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हमारा आता है अब अगला कौन सा, तो आता है हमारा अनुच्छेद 9। कौन सा आता है, तो हमारा अनुच्छेद नंबर 9 आता है। अब हम अनुच्छेद नंबर 9 के बारे में क्या करने वाले हैं, तो अनुच्छेद नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 9 में, तो इसको पहले ध्यान से हम आपको बता दें कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। समझ में आई बात?
समझ में आई आपको बात? बताएं यहाँ पे आपको समझ में आई? यदि नहीं आई, मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। इस अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत को अपनी स्वेच्छा से छोड़ता है और अपनी स्वेच्छा से भारत को छोड़ के दूसरे देश का नागरिकता अर्जित करता है, तो इसके लिए कहा, ये जो है वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ऐसा हमारे अनुच्छेद 9 के अनुसार लिखा गया है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आया? अनुच्छेद 9 का मतलब है नागरिकता का अंत। क्या? नागरिकता का अंत। भारत में जो है नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत, इसका मतलब क्या है? नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत से आशय क्या है कि जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत छोड़ के किसी और देश का नागरिकता अर्जित करता है, तो उसको क्या किया जाएगा? भारत के नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। बताएं, क्या आपको अनुच्छेद नंबर 9 के बारे में समझ में आया? इसके कुछ मैं पॉइंट बता देता हूं। इसमें वह व्यक्ति यदि स्वेच्छा से भारत छोड़ दे, पहला पॉइंट क्या है? यदि वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ दे, तो वह क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। और वह व्यक्ति किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले, वह व्यक्ति क्या कर ले? विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले। विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले। वह व्यक्ति विदेश की क्या कर ले? विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो वह क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक से वंचित हो जाएगा, भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, अब आगे क्या आता है, एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करा दूं। उसकी नागरिकता छीन ली जाए। क्या? उसकी नागरिकता छीन ली जाए। उसकी नागरिकता छीन ली जाए। तो ये आपको अनुच्छेद क्या, 9 के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। अब आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 10 में कहा गया है, कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिक हैं उनका अधिकार बरकरार बना रहेगा। ये हमारे अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकों के अधिकार अधिकार का बना रहना। बना रहना क्या है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकों के अधिकार का बना रहना। जो नागरिकों के अधिकार है उसका बना रहना किसमें कहा गया है? तो ये अधिकार बराबर बना रहे, इसमें कोई दिक्कत ना है। ये अनुच्छेद 10 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, तो इस चीज से आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहे। और क्या है कि अनुच्छेद 11 में फिर क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 11 के बारे में मैंने आपसे पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं, तो अनुच्छेद 11 को यहाँ पे पॉइंट कर देता हूं, तो आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के जो है
अधिकार का संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा मतलब अपने नियम द्वारा, विधि द्वारा विनिमय करना मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या संशोधित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। विधि द्वारा विनिमय करना, क्या विनिमय करना ये किस में दिया गया है, तो किया विनिमय करना किस में दिया गया है, अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में मैं आपको बता चुका हूं कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता के अधिकारों को क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। यह अनुच्छेद 11 में क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। अब आता है हमारा अगला नागरिकता अधिनियम 1955। क्या आता है भाई हमारा, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 के तहत भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत 1955 के नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है। किसके अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार। अनुच्छेद जो 11 हम अभी पढ़े हैं उसी के अनुसार क्या किया गया है, अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या किया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 को क्या किया, पारित किया गया है। क्या किया गया है, अनुच्छेद जो है 11 के अंतर्गत क्या किया गया है, संसद को मैं अभी बताया है आपको कि अनुच्छेद 11 के अनुसार जो है संसद को अपने विधि के अनुसार जो है नागरिकता के संबंध में क्या करने का, विनिर्माण करने का, विधि निर्माण करने का, कानून बनाने का क्या किया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, अधिकारों को कम नहीं कर सकते हैं, अधिकारों को बढ़ा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद में, ऐसा संविधान में क्या किया गया है, दिया गया है। इसी के अंतर्गत जो है 1955 के नागरिकता के अधिनियम पारित किया गया है। अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या किया गया है, अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता अधिनियम, अनुच्छेद 11 तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या पारित किया गया है, अनुच्छेद 11 के अनुसार ही क्या किया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। क्या किया गया है, पारित किया गया है। क्या आपको बात समझ में आई, अनुच्छेद किसके 11 के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 क्या किया गया है, पारित किया गया है। अनुच्छेद अधिनियम जो है मैं आपको बता दूं कि जो इस अधिनियम को क्या किया गया है, 1955 का है, इसको कितने बार संशोधित किया गया है, तो इसको 8 बार संशोधित किया गया है। 8 बार क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। 8 बार क्या किया गया है, संशोधित 8 बार क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। क्या किया गया है, 8 बार संशोधित किया गया है। तो वह कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कौन से वर्ष में हुआ था, तो वर्ष तो वैसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप इच्छुक हैं तो आप इसको जान सकते हैं कि कब, 1957, 1957, उसके बाद 1960, फिर उसके बाद कौन सा है, 1986, फिर कौन सा है, 1986 के बाद 1992 में किया गया था। 1992 के बाद कब किया गया है, 2003 में। 2003 के बाद कब किया गया है, 2005 में। 2005 के बाद कब किया गया है, तो 2015 में। क्या बताएं, आपको समझ में आया कि अपने जो संविधान है उसको, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसको 8 बार संशोधित किया गया है। कितनी बार संशोधित किया गया है भैया,
इसको 8 बार संशोधित किया गया है। इस चीज को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो अधिनियम 1955 है, इसको 8 बार संशोधित किया गया है। ठीक है, जिसमें भारतीय नागरिकता के प्राप्ति के कितने प्रकार हैं? जिसमें जो है भारतीय नागरिकता के 5 प्रकार हैं। भारतीय नागरिकता के मैं प्रकार बता देता हूं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भारतीय नागरिकता के प्रकार। इसको दूसरा कलर ले लेते हैं यार। भारतीय नागरिकता के प्रकार क्या देख लेते हैं? भारतीय नागरिकता के प्रकार, कि किस किस प्रकार से भारत में नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से नागरिकता मिल सकता है, इस विषय में हम देख लेते हैं। तो कैसे इसमें हो जाएंगे? तो इसके कुल कितने प्रकार हैं? तो इसके प्रकार बता दें, 5 हैं। कितने हैं? इसके कुल कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पे मैं लिख दूं 5 प्रकार हैं। कितने हैं? 5 प्रकार। तो जिसमें पहला पहला क्या होगा आपका? पहला होगा जन्म से, मतलब भारत में जन्मा हो, मतलब जन्म से। दूसरा क्या होगा अपना? तो दूसरा होगा आपका वंशाधिकार से, कि उसके जो है वंश के कोई लोग यहाँ पे क्या हुआ हो, भारत में जन्म लिया हो। तो ये हो गया वंशाधिकार से। तीसरा क्या आ जाएगा आपका? पंजीकृत द्वारा, कि आप पहले कहीं चले गए हो, पंजीकृत द्वारा। यदि आप बाहर विदेश, भारत से विदेश से आए हो, वहां का नागरिकता खत्म करके आप भारत में रहना चाह रहे हो, तो इसके द्वारा आप कितने 5 साल भारत में रह लिए हो, तो इसके बाद आपको क्या किया जाएगा? भारत में क्या कर दिया जाएगा? पंजीकृत कर दिया जाएगा और आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। चौथा आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा देशीयकरण के द्वारा। किसके? देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण के द्वारा। और आता है हमारा पांचवा। पांचवा कौन सा आ जाएगा आपका? विदेशी जो है, विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। किसके द्वारा आ जाएगा आपका? विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। जो राज्य क्षेत्र के, विदेशी नहीं, इसको हम क्या कर देते हैं कि राज्य क्षेत्र या सिटीजनशिप के लैंड, मतलब कि जो राज्य क्षेत्र के धर्म, मतलब इसको क्या कहेंगे? विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। विदेशी भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन द्वारा। क्या आपको इतनी 5 प्रकार की बात समझ में आई? इसको हम क्या करेंगे? हम अब आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? विराम देते हैं, और इनके बारे में हम कल पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे? समझेंगे। तो आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो आप क्या करें? क्लास को से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बताएं आपको क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक करें। ठीक है दोस्त, तो आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो बाकी बची क्लास है, जो चीज़ें हैं नागरिकता के बारे में, उसको हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो इसी टाइम पे हम आपके साथ कल की क्लास में आपके साथ मिलने वाले हैं। तो आप कल की क्लास में ज़रूर मिलें और हमारे साथ अपनी तैयारी और लोगों से ज़्यादा बेहतर बनाएं और अपने जो है सिलेक्शन को पक्का करें। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।